दिल्ली के छतरपुर का इलाका। 23 दिसंबर की शाम। तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड। दो पंजाबी परिवारों के लड़का लड़की की शादी। फार्म हाउस इस रंग से सजा हुआ था कि पूछो मत। तरह तरह की रोशनियों से की हुई सजावट इतनी ज्यादा कि देखने वाले देखते रह जाएं। 10 से ज्यादा देशों के व्यंजनों के मेज लगे हुए थे। तरह तरह के पेय पदार्थों के साथ साथ खाने पीने की तगनी व्यवस्था थी। मैं पूरे फार्म हाउस का चक्कर लगाकर स्वागत द्वार पर पहुंचा, जहां बारात दूल्हे के रथ के साथ अभी अभी आई थी। समय था रात के 11 बजे। मुझे मालूम था कि लड़के वाले अभी कम से कम आधा घंटा और नाच गाना करेंगे और उसके बाद ही वरमाला की रस्म हो पाएगी। मैं कॉफी के 3 कप पी चुका था। मैं शोर शराबे से दूर एक कैनोपी, छतरी की तरफ चल पड़ा, जहां सर्दी से बचाव के लिए अंगीठी जल रही थी। वहां पर एक महिला बैठी थी, अकेली, अधेड़ उम्र की। बाल, गाल, होंठ, आंखों वगैरह की तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देखते ही लगा कि जवानी में उसने बहुत से युवकों को हार्ट अटैक दिया होगा। अभी भी सुंदर और मनमोहक लग रही थी। पास पहुंचकर मैंने कहा, अगर आपको तकलीफ न हो तो आपके पास बैठ जाऊं। तकलीफ मुझे नहीं, सोफे को हो सकती है। उससे इजाजत ले लीजिए। रही बात मेरे साथ बैठने की, तो माफ कीजिए, मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकती। हाँ, आप सामने बैठ सकते हैं, ताकि बात करते हुए एक दूसरे को रंग से देखा जा सके, महिला ने कहा। सच कहूं तो मुझे इस प्रकार के बेबाक उत्तर की कतई भी उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है अब बाकी की शाम, अगर इसे शाम कह सकते हैं, तो आपसे बात करते आसानी से गुजर जाएगी। मैंने कहा, लोग मुझे माथुर के नाम से बुलाते हैं और मैं इस शादी में अपने बेटे और बहू के साथ आया हूं। सच पूछो तो जबरदस्ती लाया गया हूं। बच्चे कहने लगे कि कुछ दिनों के लिए आए हो हमारे पास, साथ चलो। अकेले घर पर बैठकर क्या करोगे? मैं भी आप जैसी ही किश्ती में सवार हूं, अपनी इच्छा के खिलाफ लाई गई हूं। उसने हंसकर कहा और पूछा, आपको माथुर या मिस्टर माथुर कहकर नहीं बुला सकती? अपना फौजी रैंक बताइए। अरे वाह, आपको किसने कहा कि मैं फौजी हूं? इसमें कहने पूछने की क्या बात है? आपके चाल हाल से पता चलता है कि आप फौज में रह चुके हैं। जब आप गिलास लेकर इधर आ रहे थे तभी मैं समझ गई थी। फिर जिस अदब और अंदाज से आपने मुझसे बात की, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अरे जनाब, मेरी तो पूरी उम्र फौजियों को देखते और उनमें रहते हुए गुजरी है। मेरे पापा और पति दोनों ही एयरफोर्स में थे। उसने हंसते हुए कहा। मान गया आपको। मैंने वाक्य को अधूरा ही छोड़ दिया, जिसे वह तुरंत ही समझ गई और कहा, मधु, मधु साहनी नाम है मेरा। अब अकेली हूं इसलिए अकेले मधु का ही इस्तेमाल करती हूं। आप भी मुझे मधु कहकर बुला सकते हैं। पर आपने अपना रैंक नहीं बताया। अब रैंक कहाँ? पहले ब्रिगेडियर था। पूरा नाम है ब्रिगेडियर ब्रिज मोहन माथुर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, भूतपूर्व सैनिक। मैंने कहा और फिर मजाक के लहजे में कहा, हर बार इतना बड़ा नाम कैसे लेंगी? आप मुझे माथुर या फिर बीएम कुछ भी कह सकती है, जो आपको कहने में ठीक लगे। यह आप कहाँ से आ गया? तुम कह सकते हो अगर कभी मधुन कहना हो तो। वैसे भी मैं आपसे उम्र में छोटी ही लगती हूं। चलो ठीक है, पर यह तो ठीक नहीं कि मैं तो तुम्हें तुम कहूं और तुम मुझे आप। छोटे बड़े की बात छोड़ो और बराबरी की बात करो। मैंने कहा तो उसने हंसकर कहा, बात तो तुम ठीक करते हो बीएम साहब। यह तो वही बात हुई कि आसमान से गिरे, खजूर में अटके। तुमने आप छोड़ दिया लेकिन साहब लगा दिया। सीधे सीधे बीएम कहो। मंजूर। चलो, यह बताओ रहते कहाँ हो, करते क्या हो? गोल्फ और ब्रिज खेलने के अलावा भी कोई शौक है क्या? मधु ने पूछा। इस बार तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला मधु। मैं इनमें से कोई भी शौक नहीं रखता, मैंने कहा और फिर उसे अपने काम के बारे में बताया कि मैं तो आजकल सामाजिक सेवा में लगा रहता हूं। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, इसका पता ही नहीं चलता। इसके बाद बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि समय का पता ही नहीं चला। रात को 1 बजने वाला था जब मधु की बेटी आई और कहने लगी, चलो मम्मी, अब घर चलते हैं। मुझसे परिचय कराने के बाद मधु ने कहा, कुछ देर रुको। बीएम को अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगता। इनके बच्चों को आ जाने दो,
फिर चलते हैं। थोड़ी ही देर में मेरे बेटा भू भी आ गए। जब हम उठने लगे तो मधु ने हाथ बहाकर कहा, बीएम, सच में तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अपना नंबर बताओ, तुमसे बातचीत करके अच्छा लगेगा। 2 दिनों बाद मधु का फोन आया। औपचारिक रूप से हालचाल पूछने के बाद उसने कहा, परसों वापस अपने शहर जा रही हूं। अगर समय हो और इच्छा हो तो कल मिल सकते हैं क्या? पहली बात तो यह कि मैं यहाँ बच्चे पालने तो आया नहीं, सो समय ही समय है, कोई कमी नहीं। और दूसरी बात जो तुमने इच्छा की कही है, तो इतना ही कहूंगा कि नेकी और पूछ पूछ, कोई बेवकूफ ही तुम जैसी औरत से मिलने से इनकार करेगा। मैंने हंसते हुए कहा, जिस पर मधु ने भी हंसते हुए कहा, फोन पर पहली ही बातचीत में चापलूसी पर उतर आए या फिर इसे छेड़खानी समझूं? जो तुम्हारा दिल कहे कह सकती हो, लेकिन मेरी सच्ची बात को चापलूसी कहकर मेरी अक्लमंदी पर प्रश्नचिन्ह तो मत लगाओ। खैर, बताओ कहाँ और कब मिलना है? मैंने पूछा। अगले दिन जब हम मिले तो ऐसा लगा जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। 2 घंटे न जाने कब और कैसे, कौन कौन सी इधर-उधर की बातें करने में निकल गए। जब वेटर बिल लेकर आया तो मधु कह रही थी, बीएम, मैं चाहती हूं कि हमारी दोस्ती, बुढ़ापे की तो नहीं कहूंगी लेकिन इस उम्र की दोस्ती, कुछ अलग रंग की हो। इसके लिए एक शर्त रखना चाहूंगी। मंजूर हो तो कहूं? सुनने के बाद मंजूरी देना तो सुना था, लेकिन बिना अपनी बात बताए मंजूरी की मांग तो मधु ही कर सकती है। चलो, तुम भी क्या याद करोगी कि किस रई से पाला पड़ा था? चलो दे दी मंजूरी। कहो क्या कहना है, कौन सी शर्त है तुम्हारी? हम व्हाट्सएप पर बात नहीं करेंगे, उसने कहा। तो मैंने आश्चर्य भरी आवाज में पूछा, यह कैसी शर्त है? मैं समझा नहीं। देखो, व्हाट्सएप पर हम अक्सर अपनी बात नहीं कहते, दूसरों की बातों पर बातें करते हैं। उन्हीं की भेजी हुई तस्वीरों, चुटकुलों और न जाने कितनी अप्रासंगिक प्रतिक्रियाओं पर अपना समय बिताते हैं। ऐसा करने के लिए मेरे पास कई ग्रुप है। मैं उनमें से निकलना चाहती हूं, लेकिन दोस्त मित्र और रिश्तेदार ऐसा करने नहीं देते। मैं तुम्हारे साथ इस व्यर्थ की बातचीत में नहीं पड़ना चाहती। मंजेर है तो आगे कुछ कहूं? हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं और फिर तुम्हारी शर्त मैं पहले ही मंजूर कर चुका हूं और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि कोई भी फौजी कभी भी अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। हम फोन पर बात किया करेंगे। व्हाट्सएप का इस्तेमाल मैसेज भेजकर बातचीत का समय तय करने के लिए किया जा सकता, और किसी बात के लिए नहीं। ठीक है, मैंने कहा। फिर हम उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और हाथ मिलाकर अपने अपने घरों को चल पड़े। कुछ दिनों बाद मैंने पहला मैसेज भेजा, यह जानने के लिए कि कब बात की जा सकती है। कभी भी, शाम के 5 बजे के बाद। मधु का कुछ ही देर में उत्तर आ गया। बात शुरू तो हुई एक दूसरे का हालचाल जानने से, लेकिन कब मौसम की जानकारी के आदान प्रदान और विश्व की समस्याओं से होते होते एक दूसरे की दिनचर्या पर चली गई पता ही नहीं चला। हम दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जाना और अपने अपने जीवनसाथी को खोने के बारे में भी खुलकर बात की। फोन पर पहली बात इतनी लंबी और मजेदार बात होगी इसका अनुमान न मुझे था और न ही मधु को डोट। इसके बाद तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती थी। बातचीत कब की जाए इसका फैसला करने में ही बहुत सा समय निकल जाता था, क्योंकि जब मुझे समय होता था तब मधु किसी काम में लगी होती थी और जब वह फ्री होती थी तब मैं किसी काम में व्यस्त होता था। चूंकि हम दोनों के खून में फौजी रंग समा चुका था, इसलिए इस परेशानी का हल भी हमने आसानी से निकाल लिया। यह निर्णय लिया गया कि सप्ताह में एक दिन एक निश्चित समय पर बात की जाए। यह निर्णय इतना बढ़िया रहेगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैं एक बार फिर से जवानी के दिनों में पहुंच गया, क्योंकि अब मुझे उस दिन और उस समय का 2 से 3 दिन पहले से ही इंतजार रहने लगा था। जब यह बात मैंने मधु को बताई तो उसने अपने अंदाज में हंसकर कहा, सच कहूं, इंतजार तो मुझे भी रहता है। इसका मतलब है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई। इस पर वह कहने लगी, ऐसी बात है तो नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हारी सोच को तो मैं रोक नहीं सकती, पर इतना जरूर कहूंगी कि किसी शायर के शेर की टांग तो मत तोड़ो। जाहिर देहलवी का सही शेर है, चाहत का जब मजा है कि वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई।